अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एजुकेशन सिस्टम और पाकिस्तान पे थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। ये मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन इस तरह का एक ऐसे जो है वो आए हुए हैं पास पेपर्स, अगर आप लोग देखें। उसके अलावा जो है वैसे भी जनरली भी आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से ही हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बेहतर छोड़ के जा सकते हैं। और एज एन एस्पिरेंट यू नीड टू हैव an understanding of what the problems are being faced in the education system of Pakistan, और हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इनसे छुटकारा हासिल करके अपनी एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। तो पहली तो बात यह है कि हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द पर्पस एंड एंड्स ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम, कि कोई भी दुनिया का तालीमी निज़ाम जो है उसमें क्या उसका एंड होता है, उससे क्या अचीव करनी चाहती है वो नेशन। तो टू इंश्योर इंडिपेंडेंट थिंकिंग इंडिविजुअल्स, के ऐसे इंडिविजुअल्स आपने अपनी सोसाइटी में पैदा करने होते हैं जो इंडिपेंडेंटली सोच सकें। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर एग्जांपल, आप किसी भी महकमे में जाते हैं, किसी भी इदारे में जाते हैं, तो अगर आपकी फ्री थिंकिंग आप पे नहीं है और आप फ्री थिंकिंग के जरिए अपने नॉलेज को यूज नहीं कर पाते, तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन वेल। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली जो है वहां पे सर्व नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं पाकिस्तान में रह के, आपने गौर किया होगा कि चूंकि नौकरियां भी नहीं है और हमारी इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी इतना जोर नहीं दिया जाता, हमें थोड़ी फ्रीडम नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से अ, जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत कम लोग होते हैं जो बेहतर परफॉर्म करते हैं। उसके और भी रीजंस हैं, फॉर एग्जांपल इंसेंटिव नहीं दिए जाते, प्रमोशन प्रॉपर नहीं दी जाती। हमारे मुल्क में थोड़े से ये इश्यूज हैं। यही इंडिविजुअल जब बाहर जाता है किसी मुल्क में, तो वो बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम उनका इस तरह का है कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू इंडिविजुअल्स को एम्पावर करते हैं। और इसी तरह जो उनकी वही एजुकेशन सिस्टम से निकले हुए लोग अपनी इदारे बनाते हैं, प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं वो रन करते हैं, कोई जॉब उसको जिस जगह मिलती है वो वही लोग चला रहे होते हैं जो बाहर के एजुकेशन सिस्टम से पढ़े होते हैं। तो दे रियलाइज कि भाई एक बंदे को इंडिपेंडेंट स्पेस देनी पड़ेगी आपको, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दे सके। तो अगर आप समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर चीज़ें जो है लॉजिकली नहीं सोची जाती, प्लानिंग नहीं की जाती, लोग आपस में जो है इदारे आपस में कंसल्ट नहीं करते, उसकी बेसिक रीज़न जो है, वन ऑफ द मेजर रीज़न वो ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उन लोगों को इस चीज़ के कायल नहीं कर पाता कि वो इंडिपेंडेंटली सोच सकें। वो बॉसेस का वेट करते हैं, हमारे जितने लोग होते हैं, कि बॉस ने जो कह दिया वो अटल हकीकत है, बस हमें वही करना है जो बॉस ने कह दिया। वो खुद अपनी थिंकिंग को यूटिलाइज करके नहीं करते, उसको यूज नहीं करते, बिकॉज उनको सिखाया ही नहीं जाता। हमारा एजुकेशन इस सिस्टम इस केपेबल ही एक सिटीजन को नहीं बना रहा कि वो इस चीज को अचीव कर पाए। तो एजुकेशन सिस्टम जो है ना, ये मैं नहीं कह रहा कि एजुकेशन सिस्टम से ही ये चीज अचीव हो सकती है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम का एक एम होता है कि हमने इंश्योर करने हैं इंडिपेंडेंटली थिंकिंग इंडिविजुअल्स। अब उससे क्या होता है? टू मेक सिटीजन सेल्फ रिलायंट। एक और एजुकेशन का जो पर्पस है वो ये होता है कि आप एक बंदे को खुद कफील कर देते हैं कि वो नौकरी तलाश कर सकता है। वो ना सिर्फ ये कि नौकरी हासिल करेगा, बल्कि वो आपके मुल्क को भी सर्व करेगा। एट द एंड ऑफ द डे जो वो जॉब करेगा उससे आपकी जीडीपी में इजाफा होगा। तो सेल्फ रिलायंट जो बंदा है, आपने अपने सिटीजन को सेल्फ रिलायंट बनाना है एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। तो इसमें एक और बात जो करने वाली है वो ये है कि एक बंदा जो है, जब वो एजुकेशन सिस्टम से आप उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट ले आते हैं, और जब वो अ, जब उसमें कोई अच्छी उसने डिग्री हासिल कर ली है, जाहिर बात है वो मजदूरी तो नहीं कर रहा होगा, वो कोई बेहतर नौकरी कर रहा होगा। तो एक मजदूर जो है उसकी कंट्रीब्यूशन में इन द सोसाइटी फर्क होगा एज कम्पेयर टू एनी इंडिविजुअल जो ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो एट द एंड ऑफ द डे, इवन के अगर आपकी मजदूर लोग भी हैं, उनकी भी एजुकेशन की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अब मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं, जितनी बिल्डिंग्स बाहर बनाई जा रही हैं वो मशीनरी के थ्रू बनाई जा रही हैं, क्योंकि अब जितनी भी फॉरेन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो पुराने मॉडल से नए मॉडल्स पे शिफ्ट हो चुका है। तो ये जो चेंज है इन इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑफ क्रिएटिंग इवन कंस्ट्रक्शन, उसकी वजह से भी आज का जो स्किल आपका जो वर्कर है, इवन मजदूर है, ही नीड्स टू हैव सर्टेन स्किल्स, के पास स्किल्स होनी चाहिए। तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसको इस केपेबल बना देता है, इतना फ्लेक्सिबल कर देता है कि कोई भी नई चीज अगर वो आती है तो वो उसको अटेन कर सके, वो उसको डाइजेस्ट कर सके, आपके लिए इजी कर देता है। इसके बरक्स अगर कोई बंदा है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए जरा मुश्किल होगी कि किसी भी नई चीज को, नई ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना। इसलिए हमारे मुल्क के अंदर अनस्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा है। और इन्वेस्टर जो हमारे मुल्क में नहीं आता ना, उसमें सिक्योरिटी के रीजंस और बाकी रीजंस के अलावा एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे मुल्क में स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं है। तो वो भी एजुकेशन सिस्टम ने ही देनी है। इसका मतलब है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई मसला है जिसकी वजह से हम स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं हासिल कर पा रहे हैं। उसके अलावा टू इनहेंस कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ये जो हम हमारा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली जो हम इस आइडिया के जो है ना बलि चढ़ गया कि हमने एक नेशनल जो है नेशन बनानी है इस सिस्टम के थ्रू। वो खैर हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो थॉट होती है ये इधर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर है। ये पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह सोचा जाता है, लेकिन हमने जरा बेहतर तरीके से क्यों नहीं सोच पाए, क्योंकि हमारी वो पॉलिसियां डिक्टेटर्स के थ्रू बनवाई गई। यही पॉलिसी अमेरिका ने भी अडॉप्ट की, क्योंकि अमेरिका सिटीजनशिप अगर आप गौर करें तो उसमें फ्रेंच अमेरिकन है, जर्मन अमेरिकन है, स्कॉटिश अमेरिकन है। यानी अमेरिका के अंदर वो प्राइड करते हैं अपने आप को, ये प्राउड फील करते हैं इस बात में कि हमारा हर से 5 सिटीजन में से एक सिटीजन बाहर से आया हुआ है। तो उनका ये जो अमेरिकन सिस्टम है जिसमें उन्होंने अपने तमाम लोग जो बाहर से आए हुए थे उनको अमेरिकनिज्म, ये अमेरिकननेस उनके अंदर डेवलप की, वो अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू की। क्योंकि उनको ये पता था कि अगर एक लोगों के आपस के कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, अगर लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो ये लड़ेंगे आपस में। तो कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस को बनाने के लिए फ्यूचर जनरेशन की भी एजुकेशन सिस्टम को यूज किया जाता है। लेकिन वो बड़ा वेल थॉट आउट होना चाहिए, उसको प्रॉपर स्टेक होल्डर्स के थ्रू होना चाहिए। पार्लियामेंट जो कि सबके रिप्रेजेंटेटिव हो, उसके जरिए जो है इसकी जो है इसके ऊपर पॉलिसी भी वो बनाए और इम्प्लीमेंटेशन भी उनकी सुपरविजन में हो। तब जाके ये चीज अचीव हो सकती है। ऐसे डिक्टेटोरियल मींस के थ्रू अगर आप करेंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी, वो नुकसानदेह होगी उल्टा। और ये हमारा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया है कि ज़िया के दौर के अंदर जो पॉलिसियां अपनाई गई, आज हम वही काट रहे हैं कि हमारे जो मुल्क के सिटीजन हैं, दे आर नॉट एबल टू थिंक फ्रीली। और जिहाद का जो एक जो नोशन था, जो एक कॉन्सेप्ट था जो वो फैलाना चाहते थे उस दौर में, वो प्रिवेल करता है हमारे मुल्क में। और चूंकि अफगान वॉर को हमने सपोर्ट करना था, डिक्टेटर साहब चाह रहे थे कि मैं मुझे जाना ना पड़े जल्दी, और वो मर के ही गए इधर से, अपनी उन्होंने मर के ही छोड़ी। तो वो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम को यूज कर रहे थे अपने मोटिव्स के लिए। अब इसी तरह इसी के आगे हम ये डिस्कस करते हैं कि जनाब, व्हाई इज पाकिस्तान नॉट प्रायोरिटाइजिंग एजुकेशन, यानी एजुकेशन को हम प्रायोरिटाइज क्यों नहीं कर पाते। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक बात ऐड होनी चाहिए कि हम 4% तकरीबन हमारा होना चाहिए था जीडीपी में शेयर इस एजुकेशन का। लेकिन 2.2% से, बल्कि 1 से 2.2% तक इसका शेयर रखा जाता है हर दफा। ठीक हो गया। इट मीन्स कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है। वो क्यों नहीं रही? पहली तो बात यह है, हमारा एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे मुल्क में 75 ईयर्स में से ज्यादातर ईयर्स में डिक्टेटर्स यहाँ बैठे रहे हैं। पहले अयूब खान साहब आए, 58 से 69 तक वो बैठे रहे। फिर याया साहब आ गए, 71 तक वो बैठे रहे। फिर उसके बाद जो 90s का पीरियड, फिर जिया साहब आ गए। ठीक है, 1979 से अगर आप देखें आगे तक, तो 88 तक वो बैठे रहे हैं, 77 में उन्होंने कूप किया। उसके बाद 90s का पूरे दौर में बारियां लगती रही बिटवीन पीएमएलएन एंड पीपीपी। 1-2 सालों की इनकी गवर्नमेंट बनती थी। इस तरह की गवर्नमेंट जो आपस में एक दूसरे की टांगे खींचते रहे हैं, उन्होंने एजुकेशन पे क्या फोकस करना था?
तो एजुकेशन पे फोकस हो नहीं सका। फिर मुशर्रफ साहब आ गए। द लास्ट थिंग अ डिक्टेटर वुड वांट विल बी टू एजुकेटेड सिटीजंस। जो आपका डिक्टेटर होगा, ही विल नेवर वांट कि आप लोग एजुकेटेड हो, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू आप सोचेंगे, जब आप सोचेंगे तो आप अपने हुक्मरान को देखेंगे तो वो आपको नजर आएगा कि भाई ये तो बंदा हमारी पॉलिसी हमारे लिए काम नहीं कर रहा। फिर ऊपर से बात यह है कि एजुकेशन अगर सिस्टम इस तरह का होगा जो आपको फ्री थिंकिंग की तरफ लेके जाएगा, तो फ्री थिंकिंग इंडिविजुअल्स कभी भी डिक्टेटरशिप को कबूल नहीं करेंगे, और ये डिक्टेटर्स को पता होता है। तो द लास्ट थिंग दे वुड वांट इज टू एजुकेट यू पीपल। ठीक है ना, वो एजुकेशन नहीं देना चाहेंगे। तो ये ज़िया इराकी मैंने बात कर ली कि इस्लामाइजेशन की जो पॉलिसी थी उसमें स्पेसिफिकली कोर्स करिकुलम को चेंज किया गया, बुक्स को चेंज किया गया। इवन के जो अफगानिस्तान के लोग हैं, जब तालिबान की गवर्नमेंट वो बनी थी जब ये अफगान वॉर खत्म हुई है, तो ये लोग गए हैं अमेरिका में 1991 92 में। मुल्ला उमर के जो लोग हैं, दे वेंट टू अमेरिका एंड दे आस्क्ड देयर गवर्नमेंट कि भाई आपने पिछले जो बहुत अरसा हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में या बाकी चीजों में जो फंडिंग की है, अब हमारे ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए, क्योंकि हमने आपके एनिमी को भगा दिया है। अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं किया गया, फंड नहीं किया गया, क्योंकि अगर आप उनकी पुरानी बुक्स देखें तो जी, जिस तरह हमारे होता है ना, वन के आगे बच्चे के लिए पिक्चर लगी होती है एप्पल की, तो उस दौर में अफगान बच्चों के लिए लिखा होता था, आगे एक हैंड ग्रेनेड बना होता था। इसी तरह दो लिखा होता था, दो क्लैशनकोफे बनी होती थी। यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन की जा रही थी सोसाइटी की, कि इस तरह हमने वेपनाइज करना है अपने बच्चों के माइंड को। यही सोच यहाँ पे भी थी इस्लामाइजेशन के लिहाज से। वो तो शुक्र है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत बेहतरी रही, लेकिन फिर भी जहाद के कॉन्सेप्ट को, अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट करने के लिए जहाद के एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा ऊपर रखा गया। इस्लाम में जहाद बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें थिंकिंग का भी एक जो है जहाद है, इसमें कलम के जरिए भी जहाद है, लेकिन उसको फैलाना का मकसद कोई नहीं था। तो उनको बिल्कुल फौकियत नहीं दी गई, उनको फजीलत नहीं दी गई। तो डिक्टेटर्स जो है बेसिकली वो आपकी उन्होंने आपकी प्रायोरिटीज सेट की डिफरेंट एरियाज में, अदर देन एजुकेशन। एजुकेशन कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहा। इस तरह फिर 2008 के बाद से हमारी नेसेंट डेमोक्रेसी चल रही है, जो कि आप पिछले अरसे में देखते आए हैं कि किस तरह अनस्टेबल रही है। तो पीपल डिमांड फॉर बेसिक नीड्स। जब भी आपकी डेमोक्रेसी नई नहीं आएगी तो बेसिक नीड्स लोग मांगेंगे। बेसिक नीड्स है रोटी कपड़ा और मकान, इसमें एजुकेशन नहीं है। तो एजुकेशन अब तक हमारी कौम की नीचे से भी और हमारी एलीट की भी प्रायोरिटी नहीं है। जब तक हमारी एलीट्स ये नहीं समझेगी कि एजुकेशन ऑफ द होल एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट, तब तक मसले मसाइल हल नहीं होने। तो ये तो बात हो गई कि हम प्रायोरिटाइज क्यों नहीं कर सके अब तक। उसमें ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है कि पीपल डिमांड ही अभी नहीं कर रहे फिलहाल। और पीपल के डिमांड करने से इतना होता भी नहीं है, मामला होता है एलीट्स का, कि एलीट्स क्या सोच रही है सोसाइटी की। फिर पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम है क्या, अगर हम ओवरऑल उसका थोड़ा सा एक अक्स देखें, तो देखें जी, प्राइमरी स्कूल्स हैं हमारे पास, सेकेंडरी स्कूल्स हैं। सेकेंडरी स्कूल में मैट्रिक एफएससी करवाया जाता है। फिर उसके अलावा मसले मसाइल ये भी हैं कि पब्लिक अलहदा है, जो कि सरकारी स्कूल हैं, और प्राइवेट स्कूल अलहदा हैं। और हमारे मुल्क में इसकी वजह से एक चीज जो आ गई है वो ये आ गई है, पैसा डाल सकते हैं आप उतना ज्यादा पढ़ सकेंगे। यानी एजुकेशन द फॉर द रिच हो गया है। इट इज ओनली मेंट टू बी देयर फॉर अ फ्यू, जो पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को पैसे देके। पब्लिक स्कूल्स के हालात कोई नहीं है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है, गवर्नमेंट उनको देख नहीं रही कि उनमें क्या कुछ चल रहा है। तो फिर हमारे मुल्क के अंदर जो सिस्टम्स हैं, एक मैट्रिक सिस्टम है, फिर उसके अलावा ओ लेवल, ये बड़ा माइंडसेट का ही फर्क है इनमें। उसके अलावा हाई स्कूल्स के अंदर एफएससी एफए कराया जाता है, फिर उस दूसरी साइड पे ए लेवल कराया जाता है। डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम होना इतना बड़ा मसला नहीं है, मसला ये है कि क्वालिटी कितनी है फिर मैट्रिक की, एज कम्पेयर टू अगर ओ लेवल वाला बच्चा होगा उससे। तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ ये अक्स देख रहे हैं कि हमारा सिस्टम किस तरह का है। फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटीज एडल्ट एजुकेशन जो है उसके ऊपर भी इतना ज्यादा फोकस नहीं है। ये पिछले कुछ अरसे में जब से डेमोक्रेसी आई है तो चीजें चेंज होना शुरू हुई हैं, एंड पीपल हैव बीन डिजायरिंग के। तो देखें भाई, ये तो बात आप लोगों को पता ही होगी कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो अपने बच्चों को पढ़ाना ना चाहे। मसला ये है कि अपॉर्चुनिटी कितनी दी जा रही है।
तो इन तमाम दो चीजों की एक्सेस भी आप लोगों ने नोट करनी है डॉन के अंदर, कि कितने स्कूल्स किस जगह पे पड़े हुए हैं। अ, पंजाब में कितने स्कूल्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कितने स्कूल्स हैं, बलूचिस्तान में कितने स्कूल्स हैं, और उधर आबादी कितनी है और उसके तनासब से बच्चे कितने हैं, और उसके हिसाब से एज ग्रुप्स कितने हैं। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा एक नजर डाल लेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने स्कूल्स की जरूरत है और कितने मौजूद हैं। ये वैसे भी आपको डाटा डॉन से मिल भी जाएगा। और एक जो पैरेलल सिस्टम हमारे मुल्क में और चल रहा है वो है मदरसा। तो हमारे मुल्क में तीन किस्म के पैरेलल सिस्टम असल में हैं, अगर आप गौर करें। एक है मैट्रिक और एफएससी, दूसरा है ओ लेवल, ए लेवल, और तीसरा है मदरसा सिस्टम। तो ये तीन पैरेलल सिस्टम है, ऊपर से फिर प्राइवेट पब्लिक की डिवीजन है। तो इतनी कंफ्यूज्ड आपकी एजुकेशन पॉलिसी है कि आप लोगों की कोई तयन ही नहीं है कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है। ये कंफ्यूज जो पॉलिसीज होती हैं, दे एंड अप बिकमिंग अ डिजास्टर फॉर द कंट्री। अच्छा, इश्यूज इन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, एक तो मैंने इधर ही डिस्कस कर लिया है कि ये आपके जो सिस्टम है कंफ्यूज्ड है, फिर आपकी प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। आगे हम और इश्यूज देख लेते हैं कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम के विद इन अगर देखें तो उसमें हमें क्या चीजें मसला नजर आता है। पहली तो बात यह है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बहुत ज्यादा है। 23 मिलियन के जो आबादी है, उस 23 मिलियन बच्चा आपका इस वक्त आउट ऑफ स्कूल है, जिसको स्कूल में होना चाहिए। स्कूल में होने की जब आप हम बात करते हैं तो आर्टिकल 25A है उसमें। तो 25A आर्टिकल के हिसाब से एजुकेशन बिटवीन 5 to 16, इस एज ग्रुप के बच्चों को स्टेट ने कंपल्सरी है उनको एजुकेशन देना। अब ये 23 मिलियन बच्चों की डिवीजन किस तरह है, ये बाय द वे ये 32% ऑफ योर ओवरऑल इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें से इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। यानी आउट ऑफ स्कूल होने का मतलब ये है कि ये इलिटरेट रहेंगे, ये बड़े होंगे, इन्होंने इसी तरह वालिदैन बनना है, सिटीजन बनना है। ये बेचारे जो हैं ये सारी जिंदगी वो गरीब ही रहेंगे, क्योंकि जाहिर बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी स्किल सेट लर्न करने की भी कैपेसिटी कम हो जाती है। और स्टेट की कोई ऐसी हमें प्रायोरिटी नजर नहीं आ रही कि इनको आपको स्किल्स सिखा सकेंगे इन द लॉन्गर रन। तो अगर ये आउट ऑफ स्कूल है तो ये बच्चे बेचारे जो हैं इनका फ्यूचर जो है कोई आ, हमें अनफॉर्चुनेटली कोई इसमें पॉजिटिविटी नहीं हमें आगे नजर आनी। और ऐसे सिटीजन्स जो हैं वो आप ना जीडीपी में प्रॉपरली शेयर देंगे आपको, और सबसे बढ़ के ये कि आपको कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट अपनी फैमिली के लिए भी कोई ज्यादा नहीं कर सकेंगे, और इनके आगे बच्चे भी जो होंगे, क्योंकि देखें आबादी जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। तो ये जो आबादी के पोर्शन है, ये जब आगे जाएगा तो ये अपने बच्चों को भी कैसी तालीम देंगे, वो आगे फिर कैसे बच्चों को तालीम, यानी कि ये एक पूरा विशियस साइकिल बन जाता है अगर आप अपनी प्रायोरिटाइज ना करें एजुकेशन को। तो ये जो 23 मिलियन है ये बेस्ड ऑन ज्योग्राफी है, जेंडर है, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। यानी गरीब लोग कितने हैं उसके हिसाब से, फिर जेंडर, बॉयज एंड गर्ल्स की डिवीजन, और डेमोक्रेसी, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब ये है कि पंजाब में कितनी पॉपुलेशन है, यानी ओवरऑल डिफरेंट एरियाज को अगर आप कैलकुलेट कर लें तो 23 मिलियन बनते हैं, जिसमें से ज्यादातर वैसे पंजाब में ही है क्योंकि पंजाब में ज्यादा आबादी ज्यादा है। अब 46% उसमें से बॉयज हैं और 54% गर्ल्स हैं, यानी गर्ल्स की तादाद ज्यादा है। अगर आप अपने पीयर से कंपेयर करें इस चीज को, जो आपका बांग्लादेश है और श्रीलंका है, अगर आप उनका लिटरेसी रेट देखें तो वो हमसे ज्यादा है। उनकी जो एनरोलमेंट है वो 95% के करीब है। बांग्लादेश की इस वक्त खास तौर पे खवातीन की, उन्होंने अपनी खवातीन पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि उनको ये पता है कि फ्यूचर जनरेशन की डिपेंडेंस, आपके बच्चे की सेहत कैसी होगी, आपकी लेबर फोर्स, या वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो कितना सेहतमंद होगा, उसकी एजुकेशन कितनी होगी। एक पढ़ी लिखी माँ ज्यादा फोकस कर सकती है उसके अपने बच्चे पे। और ये भी उनको पता है कि जब वो कंट्रीब्यूट करेगी जीडीपी में, तो ये बच्चियां जब कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, तो ये ना सिर्फ ये कि कंट्रीब्यूट नहीं कर रही बल्कि बर्डन बन रही है इकोनॉमी पे। इसी तरह ये लड़के जो हैं, ये 23 मिलियन जो है फैमिलीज, क्योंकि एक बंदा एक पूरी फैमिली होता है ना, तो 23 मिलियन लोग जो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकते थे,
उनको आपने बिल्कुल जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी, उनको इग्नोर किया हुआ है। अब ये क्यों है? वाई आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इतने ज्यादा हैं? ये यूनिसेफ है। आप इसको, इनकी एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली, वो आप देख सकते हैं, वो डॉन में भी उसका जिक्र हुआ है, और जो है बाकी जगहों पे भी आपको ये नेट पे भी मिल जाएगी। उसमें उसने ये सारा जिक्र किया हुआ है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन किस किस जगह पे, किस प्रोविंस में कितने हैं। अब ये क्यों है? एक तो इसकी रीजन है पोवर्टी। जो ये है, गरीब लोग हैं, वो इनको एज ए लेबर फोर्स देखते हैं कि ये पैसे कमा के लाएंगे हमारे लिए। दूसरी बात ये है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स नियर बाय, खास तौर पे खवातीन के लिए। जब एक बच्ची पढ़ रही है जिसके पास सेकेंडरी स्कूल अगर अवेलेबल है भी सही, 5th क्लास तक अगर उसके पास स्कूल अवेलेबल है नियर बाय, 5th से ऊपर वाली जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो स्कूल दूर है। अब वो गरीब लोग खास तौर पे इस तरह होता है कि वो फिर अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए दूर नहीं भेजते, क्योंकि 5th के बाद वैसे भी प्यूबर्टी हिट हो जाती है, और दूसरे सिक्योरिटी के रीजंस शुरू हो जाते हैं स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स। तो ये मेन रीजन बनती है ड्रॉप आउट होने के, स्कूल चिल्ड्रन का ना पढ़ने के, जिसमें पॉवर्टी आ गई। दूसरा आ गया कि आपके नियर बाय स्कूल अवेलेबल नहीं है। फिर लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन। अब गरीब आदमी जो है वो पेट पालेगा या वो अपने बच्चे को ये खर्चे करके पढ़ाएगा? ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है ना। आपने, अगर आप अमेरिकन मूवी देखी हो आप लोगों ने, तो आपने गौर किया होगा वहाँ येलो बसेस चलती हैं। 10th क्लास तक मिनिमम, हाई स्कूल तक जितने भी आपके दुनिया के स्कूल हैं वो सारे पब्लिक ही हैं। उसमें प्राइवेट स्कूल बहुत ही कम बच्चों को भेजा जाता है। स्टेट खुद जिम्मेदारी लेती है कि 10वीं जमात तक तो हम खुद पढ़ाएंगे। तो ये, चाहे वो कैपिटलिस्ट मॉडल है यूएस जैसे, यूके जैसे, या वो चाइनीज मॉडल्स है, वहां पे हाई स्कूल तक खुद बच्चों को पढ़ाते हैं। ये हमने ही रीत पाली हुई है कि हम हर चीज अपने बर्डन से हटा के, हम कहते हैं प्राइमरी स्कूल भी जो है ना वो प्राइवेट में बच्चे पढ़ लें ज्यादा फीसें दे के। तो गरीब आदमी जब इस तरह पैसे के ऊपर, जब एजुकेशन सिस्टम चलना हो, तो गरीब आदमी बिल्कुल वहां से जो है ना कट ऑफ हो जाता है। फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब स्कूल के अंदर जब क्लासरूम्स प्रॉपर बने नहीं होंगे और फैसिलिटीज नहीं होंगी, खासतौर पे बच्चियों के लिए अगर वॉशरूम्स नहीं होंगे, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ भेजेंगे? ठीक है ना। इंडिया के अंदर सबसे पहला काम उन्होंने किया ही ये कि अपने स्कूल के अंदर वॉशरूम्स बनवाए, ताकि लोग बच्चियों को भेजना शुरू करें। फिर मोदी सरकार ने और इससे पिछले वाली गवर्नमेंट्स ने कोशिश की इंसेंटिवाइज करें पेरेंट्स को। देखें, इंडिया वालों ने ये रियलाइज किया, उनकी पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन भी हुई, कि हमारे बच्चे जब आते हैं तो वो गरीब बच्चे हैं, पब्लिक स्कूल में जो पढ़ने आते हैं, इसलिए वो खुराक उनको नहीं मिल सकती। तो उनको उन्होंने एक बेसिक जो है ना, प्राइवेट कंपनी से और प्राइवेट एनजीओ से बात करके उन्होंने कहा जी कि आप हमें डोनेशंस देने की बजाय दो चीजों पे हमें आप इन्वेस्टमेंट कर दें। एक यूनिफॉर्म्स पे बच्चों की, और दूसरा बच्चों के लिए एक मील अरेंज कर लें 10 से 11 के दरमियान सुबह। तो 10 से 11 के दरमियान जब वो मील होता है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। पहली तो बात ये। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे भी मेल न्यूरिश्ड हैं हमारे बच्चे। 44% ऑफ पाकिस्तानी चिल्ड्रन आर मेल न्यूरिश्ड एट प्रेजेंट। अभी के हिसाब से 44% मेल न्यूरिश्ड रहेंगे। और वो किस तरह पता लगता है? वो हाइट से पता लगता है, वो बालों के कलर से भी उनके पता लगता है, पेट से पता लगता है। तो आप पब्लिक स्कूल में चले जाएं तो आपको रियलाइज होगा कि बच्चे जो है वो बहुत थिन है, उनकी हाइट छोटी है। जो है वहां पे जो है बच्चे बहुत ज्यादा वीक आपको नजर आएंगे, क्योंकि उनको घर से खाना नहीं मिल रहा होता। अगर आप सिर्फ यही ऐड कर देना कि उनके लिए एक मील अरेंज करवा लें किसी तरह, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। अब देखें, गरीब बच्चा जो है वो तो उसकी उसके घर वाले ना सिर्फ ये अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि ये कि उसके वालिदैन तो उसको निकालते हैं स्कूल से कि भाई कहीं मांग लो या कहीं काम कर लो ताकि पैसे कमा के दो। तो जब आप ये करेंगे तो वालिदैन खुद इंसेंटिवाइज होंगे कि वो ना भेजें अपने बच्चों को किसी और जगह, वो आपको स्कूल में दाखिल करा दें। दूसरी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक और काम की। उन्होंने जो बच्ची को पढ़ाएगा उनको उसको एक घी का डब्बा,
एक चावल का थैला, और एक गंदम का थैला, और एक चीनी का, ये चार जो चीजें हैं ये उन्होंने एक डब्बे में डाल के उनको देते थे जो अपनी बेटियों को पढ़ाते थे पर मंथ। इसकी वजह से बहुत एनरोलमेंट उन्होंने बढ़वा ली इंडिया के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर जनरेशन का सवाल है और मुल्क की बेहतरी का सवाल है। तो इस तरह की स्कीम आप बिल्कुल कर सकते हैं अपने मुल्क के अंदर भी इम्प्लीमेंट, और जिसकी वजह से आप ये वाले मसले मसाइल अपने हल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आगे लिखा भी हुआ है कि हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, वो मैं आपको एक और जो इस पे सजेशन है वो आके बता देता हूँ। लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, और इसी तरह बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भी इस तरह ही पेरेंट्स को इंसेंटिवाइज करके इंश्योर किया है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में डालें। दूसरी बात है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा शदीद पर है, क्योंकि हमने फोकस कभी किया ही नहीं। आपका एंड क्या होता है? मार्क्स। ये भी इतने मार्क्स ले ले बच्चा तो बस कमाल हो जाएगा। आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम, टीचर समेत पूरा एजुकेशन का जो मॉडल है वो इसी चीज के पीछे लगा हुआ है कि किसी तरह डिग्री कंप्लीट हो जाए अच्छे मार्क्स के साथ। इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। और इसको रिफॉर्म करने की किस तरह जरूरत है कि पहली 1 से 5 तक कोई तुक नहीं बनता कि हम बच्चों को भारी भरकम बैग्स लेके बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करें। मेरा अपना ये ओपिनियन है कि 1 क्लास से 3 क्लास तक बच्चों को अगर आप सिर्फ लैंग्वेज स्किल सिखा दें, उनको इंग्लिश उर्दू में थोड़ा सा उनको रीडिंग करना आ जाए, उनको इंग्लिश समझनी आ जाए, वो अपने लिहाज से क्रिएटिविटी से लिख सकें कुछ, और अपनी उनको खुला हैंड दे कि वो जो मर्जी लिखना चाहे वो लिखें, फिर उनके आर्ट्स के ऊपर फोकस हो, आर्ट्स करवाया जाए, ड्राइंग्स उनसे बनवाई जाए, ताकि वो क्रिएटिविटी का उनके अंदर एलिमेंट आए। उसके अलावा उनसे जनरल डिस्कशन की जाए, क्वेश्चनिंग माइंड उनका बनाया जाए, उनसे क्वेश्चन किए जाए कि ऑब्जर्व करें कि फलां चीज क्यों हो रही है, फलां चीज क्यों हो रही है अपनी सोसाइटी के अंदर। तो अगर आप इस तरह की डिस्कशंस करके अपने बच्चों को लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि देखें जब आप पैदा होते हैं तो आप सीधा सीधा लिखने तो नहीं चले जाते ना। हम क्या करते हैं अपने बच्चों को, हालांकि हमें पता है कि जब हम पैदा हुए तो हमने पहले ही अपने पेरेंट्स से, अपनी सराउंडिंग से बोलना सीखा, क्योंकि हमने लिसन किया, वी लिसनड एंड देन वी स्पोक। तो सुनना और बोलना ये पहले एलिमेंट्स होते हैं सीखने के। उसके बाद कहीं जाके आता है रीडिंग, और फिर आता है राइटिंग। तो हम अपने बच्चे को डालते हैं स्कूल में और सीधा ही उसको लिखना शुरू करा देते हैं। तो ये लिखवाना जो है, ये कुछ अरसे बाद भी अगर आप करेंगे तो मसला नहीं होगा। 3rd 4th क्लास में अगर आप कुछ ना कुछ लिखवाना शुरू करते हैं तो दैट इज फाइन। पहली 2 से 3 क्लासेस में आप सिर्फ उससे ओरल डिस्कशन करें, उससे वो सुने आपकी बात, और उसको कोशिश करें कि इंग्लिश लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में, और छोटी मोटी जो, और उर्दू उर्दू में, और डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं इनके अंदर कल्चर के बेसिस पे, उसकी एक्सपीरियंस की बेसिस पे उससे पढ़ाना शुरू करें। खैर ये पेडागॉगी है, ये लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने कहा कि इस पे थोड़ी सी आप लोगों को कहूँ कि इस पे भी सोचना शुरू करें। अगर हमने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है तो हमें इन तमाम चीजों पे सोचना पड़ेगा। तो वी नीड टू रिफॉर्म आर एग्जामिनेशन सिस्टम। हमें अपने बोर्ड सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं कहता हूं अगर ये तमाम चीजों के अलावा आप चलें, ये तो नीचे वाली दूर की बात है ना, ये तो आप प्लानिंग करेंगे। आप सिर्फ मैट्रिक और एफएससी के पेपर्स जो हैं उसमें क्रैमिंग खत्म कर देना। अगर आप अपने बच्चों को बता दें कि अगले 5 सालों में आप लोग तैयारी कर लें, अपने टीचर को बता दें, अपने स्कूलों को बता दें कि 5 सालों बाद पुराना सिस्टम हम चेंज कर रहे हैं, अभी फौरन से ना करें। 5 सालों बाद जो है, ताकि स्कूल भी अपने आप को रेडी कर लें, बच्चे भी अपने आप को रेडी कर लें कि 5 सालों बाद जो पेपर में आएगा वो क्रिएटिविटी होगी, उसमें हम क्वेश्चन अपनी मर्जी से देंगे और उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप ये 5 सालों के लिहाज से कर दें और उनको एक जो है वो फ्लोट कर दें अपने स्कूल्स के अंदर कि जी ये है मॉडल, जिसके ऊपर क्वेश्चन पेपर, आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर हम दे रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें टॉपिक्स आपने जनरल जो कंटेंट दिया हुआ है उसके ऊपर ही कहें कि जी ये 1000 क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हम पूछेंगे। तो बच्चे को पता लग जाएगा और टीचर्स को भी पता लग जाएगा कि अब हमारी मेथोडोलॉजी इस तरह होनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके मुल्क के अंदर जो पेडागोगी है, यानी पढ़ाने की टेक्निक्स, और आपकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू अचीव सिटीजंस हु कैन थिंक। ठीक है ना, ये थिंकिंग इंडिविजुअल।
थिंकिंग इंडिविजुअल्स करने के लिए आपको अपने एजुकेशन क्वालिटी को बेहतर करना पड़ेगा, अपने बुक्स को बेहतर करना पड़ेगा, उसमें जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसको बेहतर बेहतर करना पड़ेगा। मार्क्स के ऊपर फोकस रखेंगे तो ये कभी भी अचीव नहीं होगा। फिर अगला जो मसला है वो है लैक ऑफ स्किल टीचर्स। हमारे मेथोडोलॉजी बड़ी पुअर है यहाँ पे। टीचर्स, अब ये क्यों है? ये इसलिए है कि देर इज अ लैक ऑफ इंटरेस्ट, टीचर्स का भी और हमारे सिस्टम का भी, कि हम टीचिंग के प्रोफेशन को इम्प्रूव नहीं करते। हम नहीं उसको इंसेंटिवाइज करते कि हम जब तक अच्छी पे नहीं देंगे टीचर्स को और रिस्पेक्ट नहीं देंगे सोसाइटी में, उनके लिए स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं होगा कि उनको प्रमोशन ज्यादा दी जाए, 22वीं ग्रेड तक टीचर्स भी जाए, उनकी पे बेहतर हो, उनके पर्क्स बेहतर हो सोसाइटी के अंदर। जिस तरह अमेरिका के अंदर या जो जर्मनी के अंदर है, टीचरों का चलान नहीं होता, टीचरों को खड़ा नहीं रखा जाता इवन इन कोर्ट रूम्स। इस तरह अगर आप रिस्पेक्ट के एलिमेंट्स नहीं बनाएंगे, तब तक कोई अच्छा बंदा, जो यानी अच्छा बंदे के हिसाब मतलब ये है कि जो भी आपका फ्री थिंकिंग इंडिविजुअल है, जो काबिल बंदा है, वो कभी भी टीचिंग में नहीं आएगा। वो डिफरेंट प्रोफेशंस में चला जाएगा। टीचिंग में कोई बंदा नहीं आएगा, टीचिंग में वही बंदा आएगा जो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपने इंश्योर करना है कि आप इस माइंडसेट को चेंज करें। माइंडसेट थोड़ा सा, जब से डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में आई है तब से बहुत अच्छे टीचर्स आना शुरू हो गए हैं, तब से हमारा पूरा सिस्टम हो रहा है। लेकिन हमें फोकस्ड रह के एक जो है तरीकेकार अपनाना पड़ेगा। फोकस मेथोडोलॉजी के तहत ये अचीव करना पड़ेगा कि हमने टीचर्स की पे बेहतर करनी है, उनके इंसेंटिव्स बेहतर करने हैं। फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर कोई रिसर्च पे काम नहीं होता भाई। दुनिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो बेस ही इस बेस पे बनाई जाती है कि उनके अंदर जो है रिसर्च की जाएगी। अमेरिका जो है वो फंड करती है यूनिवर्सिटीज को कि हमारे मुल्क के अंदर ये मसले हैं, हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये चीज अचीव करनी है, और हमें सोशल लेवल पे सोशल साइंस साइंटिस्ट को कहते हैं यूनिवर्सिटीज में कि हमारे मुल्क के अंदर ये फला फला इश्यूज हैं, इसके ऊपर आप रिसर्च करके हमें दें, हमें पॉलिसी के लिए ऊपर जो है डिसीजन लेने में हेल्प करें। हम आपको फंड देते हैं, वो फंड देते हैं, बच्चे उस पर स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं, या जो रिसर्च के ऊपर जो पैसा लगना होता है वो बच्चों से नहीं लिया जाता, यूनिवर्सिटी उसको खर्च करती है कि स्टेट उसको फंड कर रही होती। तो इस तरह करके वो रिसर्च करते हैं। तो हमने अपनी रिसर्च के ऊपर फोकस नहीं किया हुआ। यूनिवर्सिटी विदाउट डिस्कशन, विदाउट डिबेट एंड विदाउट रिसर्च, कोई फायदा नहीं है यूनिवर्सिटी का। अगर यूनिवर्सिटी फ्री थिंकिंग नहीं अलाउ कर रही, अगर यूनिवर्सिटी क्रिएटिविटी नहीं अलाउ कर रही, तो कोई फायदा नहीं है यूनिवर्सिटी का, और यूनिवर्सिटी काउंटर प्रोडक्टिव होगी एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि अगर आपका फ्री थिंकिंग नहीं होगा, बंदा वो स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं निकाल रही होगी यूनिवर्सिटी, तो आपको फायदा ही कोई नहीं होना। वो बच्चा ना छोटी नौकरी करना चाहेगा, ना वो बड़ी नौकरी उसे मिलेगी। तो यूनिवर्सिटी के ऊपर फोकस करना बड़ा जरूरी है। हमें यूनिवर्सिटी पे और हाई स्कूल के जो पेपर सेटिंग है, सबसे पहले इनिशियली इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता हम बतदरीज दूसरी जो चीजों पे जाएं। 10 साल के प्लान्स बनाएं जिसमें हम कहें जी हमने बच्चों का बर्डन कम करना है पहले 5 सालों में, उनको लैंग्वेज स्किल सिखानी है, मैथमेटिक्स के ऊपर उनको सिखाना है, उनको इंटरेस्ट पैदा करना है बुक्स के अंदर, उनकी बुक्स कलरफुल हो जो हो। 5th क्लास के बाद, 5th से 10th के दरमियान हम उन पे आहिस्ता आहिस्ता रिटर्न का बर्डन थोड़ा थोड़ा डालें, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाएं। और मॉडल जो है ना बुक्स होनी चाहिए, ना कि ये कि करिकुलम सेट हो, रट्टा वाली चीजें हो, बस रट्टा लगाया, वो क्रैम करके लिखा और बस आपके नंबर आ गए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने अगला पॉइंट भी यही लिखा हुआ है कि टिरनी ऑफ रिप्रोड्यूसिंग टेक्स्ट। देखिए रिप्रोड्यूसिंग टेक्स्ट जो है ना, ये क्रैमिंग करके रट्टा लगा के अगर आप लिख देंगे, कोई फायदा नहीं होगा ना। आपका माइंड कोई, अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया ना, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। इसको आप यूज करेंगे तो ये बढ़ेगा। इसको जंग लग जाता है अगर आप इसे यूज नहीं करते। तो हमने अपने बच्चों को कोशिश ही नहीं की, वही रीजन के जी हमारा डिक्टेटर तो चाहता नहीं था कि हम सोचें, और डेमोक्रेसी को सेट इन होने में टाइम लगता है। तो हमारे मुल्क के अंदर जो, जब भी आप ये डॉन और इस तरह के जो फैसल बारी जिस तरह है साहब, वो डॉन में लिखते हैं एजुकेशन पे, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो यही बातें बार बार रिपीट करेंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब इम्प्रूव कैसे करना है सिचुएशन को? डेवलप करना पड़ेगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक नई टर्म आई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आप उनसे, प्राइवेट लोगों से आप लें पैसा, ठीक है। एनजीओ से पैसा ले लें, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे हुकूमत पैसे ले लें, और उसको अपनी सुपरविजन में
इम्प्लीमेंट करवा के इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा लें। स्कूल्स के अंदर अगर वॉशरूम नहीं है तो वो बना लें। अगर आपके पानी खड़ा होता है, जिस तरह बच्चे बीमार होते हैं, मलेरिया बहुत ज्यादा फैला हुआ था हमारे साउथ में, तो मुझे पता है कि बारिश हुई, पानी खड़ा हो गया, वहां पे मच्छर आ गए। बच्चे जो है ना हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, जो गरीबों के बच्चे होते हैं, तो वहां पे लोग काफी सारे बीमार हुए। तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके बच्चे जो हैं उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा हो, उनको वॉशरूम मिल रहे हो, वो उनकी क्लासरूम्स बेहतर हो। तो हमें ये चीजें देखनी है। फिर उसके अलावा पंखे लगे हों, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे हम गर्म इलाके होते हैं, तो वहां पे पढ़ेंगे वो किस तरह जब उनको गर्मी लगेगी। तो हमें ये चीजें इंश्योर करनी है। फिर यूटिलाइजिंग स्कीम्स थ्रू बेस्ट, हाँ, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आपने सुना होगा। इसके अंदर ये बहुत इफेक्टिव सिस्टम है। इसने गुर्बत को कम करने में बहुत ही, ठीक है, प्रायोरिटी में लोग कह सकते हैं कि यार हमें नौकरियां देनी चाहिए थी, लेकिन इसने गरीब लोगों की बहुत सपोर्ट की है। और खासतौर पे ये जो पूरी दुनिया के अंदर इसकी तारीफ हुई है, क्योंकि ये गरीबों की जो फीमेल है उनके नामों पे दिया जाता है, उनके सीएनआईसी पे दिया जाता है। तो यूटिलाइजिंग स्कीम्स थ्रू बेस्ट टू इंश्योर पेरेंट्स थ्रू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, हमें ये हम कर सकते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हम फंड रखें बाकायदा, जो कि स्कॉलरशिप्स दिए जाए बच्चों को। ताकि अगर आप बच्चों के जो बेटियां हैं, अगर उनको पढ़ाने के लिए पेरेंट्स को अगर पैसे भी देते हैं बेस्ट के थ्रू, कि जी अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाएंगे तो हम आपको 10,000 देंगे पर महीने पर मंथ, या 4,000 देंगे पर मंथ। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो अपनी बच्चियों को घर बिठाए हुए हैं, वो कोशिश करेंगे कि अपनी बच्चियों को स्कूल में डलवाएं, ताकि उनको वो 4,000 आना शुरू हो जाए। तो इसके जरिए आप अपना ड्रॉप, जो स्कूल से आउट चिल्ड्रन है, उनको आप बुला सकते हैं। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आप इस तरह के वो कर सकते हैं कि आप एनजीओ से कह दें या दूसरे लोगों से कह दें कि भाई फूड आपने प्रोवाइड करना है, एक मील आप बच्चों को दे दें, ताकि बच्चों की मेल न्यूरिश भी खत्म हो जाए। देखिए, मेल न्यूरिश बच्चा जो होगा, ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन स्कूल एज वेल एज इन प्रैक्टिकल लाइफ। वो आगे जाके उसकी जो कमजोरियां हैं वो रहेंगी, वो लेबर फोर्स में आएगा, लेबर अच्छी नहीं दे सकेगा, वो बीमार रहेगा। तो स्टेट के लिए तो इंटरेस्ट है ना, स्टेट को तो चाहिए कि मेरा जो वर्कर है वो स्किल्ड भी हो, ताकि वो मेरा सिटीजन अच्छा पैसा कमा सके। अच्छा पैसा कमाएगा तो वो अपनी हेल्थ पे और खर्चा करेगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा। वो आगे जो है पूरा साइकिल चल पड़ता है कि वो आपके प्रोग्रेस हो जाती है आपके मुल्क की। इसी तरह जब वो सेहतमंद होगा तो वो बेहतर लेबर प्रोवाइड करेगा। जब आपका क्रिटिकली थिंकिंग इंडिविजुअल होगा, उसकी सेहत अच्छी होगी, वो जिस जगह जाएगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा, और आपके पास बड़ी जबरदस्त किस्म की स्किल्ड लेबर फोर्स आएगी, जो कि प्रोग्रेस ऑफ योर कंट्री में कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो स्टेट को तो इस तरह सोचना चाहिए। उसके अलावा इंप्रूविंग ट्रांसपोर्टेशन, मैंने कहा कि स्कूल दूर है, जिसकी वजह से बहुत सारी बच्चियां खासतौर पे नहीं पढ़ पाती। तो हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे फोकस करना चाहिए, जो कि स्पेसिफिकली हो कि उसने बच्चों को घरों से उठाना है और स्कूल तक पहुंचाना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में एक और बात जो है ना, कि हमें स्कूल्स की बढ़ाना भी चाहिए। स्कूल्स कम बने हुए हैं, बच्चे ज्यादा हैं। आप लोगों ने ये भी थोड़े से ना इनके नंबर्स जो है, स्टैटिस्टिक्स जरा देख लेने हैं, ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि कितने हैं। उसके अलावा बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये मैं बता चुका हूँ कि बोर्ड सिस्टम को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके अलावा एक जो पॉइंट और लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, वो लिखना चाहिए डिवॉल्विंग एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम को आपको डिवॉल्व करना पड़ेगा लोकल लेवल पे। हमने 18वीं तरमीम के जरिए ना सिर्फ इसको राइट बनाया, बल्कि एजुकेशन जो है वो दे दी आपने उनको, सूबों को, प्रोविंसेस को, कि अपनी एजुकेशन सिस्टम खुद बनाए। लेकिन मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा डिवॉल्व होने की जरूरत है। लाहौर से बैठ के सादकाबाद या कहीं कराची से बैठ के आप सिंध के किसी रूरल इलाके के स्कूल कैसे चेक करेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। आप उसकी सुपरविजन जरूर रखें, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो है उसको लोकल लेवल पे ही डिवॉल्व करें, उसका बजट नीचे ही होना चाहिए, ताकि लोकल लेवल पे ही इशू रिजॉल्व करें, और लोकल लेवल पे ही पढ़ाई जो है ना वो अच्छी बेहतर दे सके आम बच्चों को। उसके अलावा इंसेंटिवाइज करें टीचरों को, टीचरों की पे बेहतर करें, प्रमोशन करें, उनकी परफॉर्मेंस बेसिस पे केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स उनके बनाए जाएं, कि उनका जो सब्जेक्ट है उसमें वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और 360 फीडबैक, ये मैं किसी दिन लेक्चर दूंगा कि सिविल सर्विस रिफॉर्म जिसमें टीचर्स भी आ जाते हैं, उसमें हर महकमा आ जाता है, हेल्थ, एजुकेशन, सिविल सर्विस, ओवरऑल जो आपके 12 ग्रुप्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अगर आपने इंप्रूव करनी है, सर्विस डिलीवरी को बेहतर करना है एग्जेक्टिव की,
तो वो सारे जो सजेशन है वो मैं बताऊंगा। लेकिन उसमें बस ये नोट कर लें कि हम लोगों का यही है कि परफॉर्मेंस एवेल्यूशन रिपोर्ट जो होती है, जिसको एसीआर कहा जाता था पहले, जो होती है वो, जिसकी बेसिस पे प्रमोशन मिलती है, वो एसीआर डिटरमिन हो ऑन द बेसिस ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआईज। केपीआईज जो है ना, आप प्रॉपर बनवाएं किसी बॉडी से, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, स्पेशली रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स बैठे हों। वो अपनी तजवीज दें, वो रिकमेंडेशंस किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाए, वो पार्लियामेंट्री कमेटी उसको अप्रूव करे, और फिर आपके लिए वो लग जाए। टीचर के अपने केपीआईज हो, किसी ब्यूरोक्रेट के अपने केपीआईज हो, कि ये आपका एंड जॉब है, ये आपने करना है। जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से आपके केपीआईज होने चाहिए। उस केपीआईज पे आपकी परफॉर्मेंस मैयर हो, उस उसके ऊपर फिर आपकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाए। और एवेल्युएट कैसे करना है? 360 फीडबैक के जरिए। 360 फीडबैक ये होता है कि ना सिर्फ मेरा बॉस, बल्कि मेरे साथ वाले कोलीग्स, मेरे सबॉर्डिनेट्स, और स्पेशली जो एंड यूजर है, जो पब्लिक है, ये तमाम मिलके मुझे ग्रेडिंग दे। उसका आप मैकेनिज्म बना लें, ऐप के जरिए आप कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके आप अपना सकते हैं। वो आपको खैर एक्सपर्ट बताएंगे ना, जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव हो जाएगा जब चलता रहेगा, लेकिन इसके जरिए आपके लोगों की परफॉर्मेंस बड़ी बेहतर हो जाएगी। फिर परफॉर्मेंस बेहतर करके आपने क्या करना है? आपने ये निकाल देनी है चीज कि 7 साल बाद जो है ना, आप प्रमोट होंगे, ये 5 साल बाद आप प्रमोट होंगे। आप ये करें, जो बंदा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है उसको 3 साल में प्रमोट कर दें, और जो नहीं दे रहा उसको 7-8 साल बिठाए रखें। खुद ही हर बंदा परफॉर्म करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो है हर किसी को प्रमोशन प्यारी होती है, हर बंदा चाहता है कि वो प्रमोट। उसके अलावा आप पे पैकेज बढ़ाएं। टीचर्स का पे पैकेज जो है वो ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू लॉयर्स, एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रोफेशन, ताकि अच्छे लोग टीचर्स बने। तो ये कुछ इंसेंटिव्स हैं जिसके जरिए आप टीचिंग जो है उसको improve कर सकते हैं, टीचर्स के स्किल सेट को। और टीचर्स के स्किल सेट में जाहिर बात है, केपीआई जब बनेंगे तो इसके स्किल सेट में आप रखेंगे कि कितना वो मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर उसको पता है, और कितना वो बेहतर डिलीवरी कर सकता है। तो इस तरह करके आपकी टीचिंग ओवरऑल इंप्रूव हो जाएगी। फिर फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, R&D पे आपने यूनिवर्सिटी में फोकस करना है। वो मैंने तरीकेकार आपको बताया है कि ये फंड जो है, आप प्राइवेट से बेशक ले लें, लेकिन मेरे ख्याल में स्टेट के ऊपर प्रॉपर बजट होना चाहिए, जिसमें स्टेट यूनिवर्सिटी को फंड करे कि भाई फला फला चीज पे हमें रिसर्च करवानी है, आप कहीं लिए हमारी हेल्प करें। यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करेगी, R&D सिस्टम आपका इंप्रूव होगा। इसी तरह आप अपने मुल्क में साइंटिस्ट डेवलप कर सकते हैं, आप अपने मुल्क में थिंकर्स डेवलप कर सकते हैं। तो आपने अपने मुल्क के अंदर मॉडर्न टेक्निक्स अपनानी है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बगैर नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने मुल्क के अंदर अपने वेदर के हिसाब से सीड्स बनवानी है, तो कहाँ से होगा वो बाहर से या तो आप लेंगे। तो बाहर से जब आप लेंगे तो बाहर के डिपेंडेंट रहेंगे, मरहूने मेहनत रहेंगे सारी जिंदगी। उससे अच्छा ये है कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, उनको आप फंड दे दें कि भाई तमाम यूनिवर्सिटीज को इतना इतना फंड हम दे रहे हैं, इस पे आप रिसर्च करें कि हमें सीड्स बना के देनी है। और जो यूनिवर्सिटीज में परफॉर्म करे उसको अगली दफा ज्यादा फंड दें। तो इस तरह करके आप अपनी यूनिवर्सिटी को भी इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि वो R&D में फोकस करना शुरू करें। आप देखिएगा ऑटोमेटिकली एक कल्चर बन जाएगा यूनिवर्सिटी में कि हम रिसर्च करना शुरू कर देंगे। और हमारा ओवरऑल फोकस होना चाहिए क्वेश्चनिंग पे, क्रिएटिविटी पे, कि हमने कैसे डिबेट करनी है आपस में। ये आपकी फ्री थिंकिंग को भी इशोर करेंगी, आपके मुल्क की जो फ्रस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सारी फ्रस्ट्रेशंस भी निकाल देंगी आपके मुल्क के अंदर। तो हम इधर एंड करते हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। डू गिव मी योर फीडबैक। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।